नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के लिए हम कंबाइंड वीडियो सीरीज चला रहे हैं 21 वाली, इसके तहत ये छठी वीडियो आप लोगों के लिए। दोस्तों, ये वीडियो लगातार न रह के बीच में स्थगित हो गई थी, क्योंकि आप जानते हैं कि थोड़ा सा हेल्थ इशू हो गया था। ये सूचना मैंने आपको टेलीग्राम वगैरह पे दे दिए थे और बीच बीच में कई बच्चे मेरे हाल लेते रहते थे। उन सभी बच्चों का धन्यवाद। अब कोशिश करेंगे कि हम नियमित आपके समक्ष बने रहें, ताकि आपका पढ़ाई जो है नियमित चलता रहे, है ना। दोस्तों, ये वीडियो के रिगार्ड में, यानी इस सीरीज़ के रिगार्ड में जो पीडीएफ होती है उनके बारे में जानकारी चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा, आपको सभी जानकारी दे दी जाएगी। आने वाले समय में जिनको भी एसएससी स्टेनोग्राफर, सीजीएल का मेंस, सीएचएसएल, ईटीसी एग्जाम देना है, या फिर यूँ कहें कि जहाँ जहाँ आपके जीके जीएस के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, हर जगह हमारी सीरीज लाभदायक होगी, क्योंकि मैं किताबी भाषा से दूर आपको वही क्वेश्चन डालता हूं जो सीधे आपके कंप्यूटर मॉनिटर पे होंगे और होते आए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो छठा पहले प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है हमारा, छत्तीसगढ़ में दिवाली के अगले दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन सीजीएल 2023 में भी आया, इसके अलावा एमटीएस 2023 में भी आया। तो फ्रिक्वेंटली 2-2.5 महीने के अंदर 2 बार रिपीट किए गए। ये क्वेश्चन के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। देखिए, इसमें क्लू क्या है कि दिवाली के अगले दिन, है ना, दिवाली के अगले दिन बिहार वगैरह में काली पूजा भी मनाए जाते हैं, गोवर्धन पूजा भी मनाए जाते हैं। तो इतना जो है इससे क्वेश्चन नहीं बने, लेकिन छत्तीसगढ़ में दिवाली के अगले दिन एक त्योहार मनाया जाता है, इससे क्वेश्चन बन गए हैं। तो इस त्योहार का नाम है गोरा गोरी त्योहार, है ना, इसे ध्यान रखेंगे। इस त्योहार के अवसर पे छत्तीसगढ़ में गेंडी, इसे कहीं कहीं गेंडी भी लिखते हैं, जो गेंडा वाला गेंडी होती है ना, वैसा गेंडी, कहीं कहीं गेंदी भी लिखते हैं। और राउत नाचा, ये दोनों नृत्य का फॉर्म है जो इसी त्योहार के अवसर पे किया जाता है। कहां पे? छत्तीसगढ़ के अंदर। छत्तीसगढ़ के अंदर और नृत्य की रिवीजन करवा दूं तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, सैला हो जाएगा, थोड़ा सा कर्मा हो जाएगा, पंडवानी गायन हो जाएगा, पंडवानी, ये सब आप छत्तीसगढ़ के लिहाज से याद रखेंगे, है ना। सुआ भी रख लीजिएगा, सुआ, है ना, ये भी। कर्मा के बारे में थोड़ा सा बता दूं, ये झारखंड में भी होते हैं। ये रिवीजन करवा रहा हूं, यहाँ पे लिखा नहीं क्योंकि पहले बता चुका हूं। इसके अलावा दिवाली के बाद उत्तर प्रदेश में एक देव दिवाली होते हैं। देखिए, अपने यहाँ पे दशहरा का समय आ रहा है, तो दशहरा भी काफ़ी पॉपुलर है 2-3 जगह का, जो आपसे पूछा जाता है। वैसे आप जानते हैं कि दुर्गा पूजा सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है कोलकाता, पश्चिम बंगाल का होता है, लेकिन यहाँ से कम क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया बस्तर दशहरा ये कहाँ, तो ये आपका छत्तीसगढ़ में, नाम से स्पष्ट है, बस्तर। इसके अलावा एक आपका कुल्लू दशहरा, तो कुल्लू दशहरा नाम से स्पष्ट है, ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो ये दोनों दशहरा को अलग से याद रखेंगे। इनके अलावा दिवाली के 6 दिन के बाद, अच्छा, उत्तर प्रदेश में देव दिवाली मनाई जाती है, तो बता दिया। ये कहाँ पे, किस इलाका में मनाया जाता है, नाम ही दे दिया था पिछले साल के एमटीएस में। तो ये बनारस के आसपास के क्षेत्र में काफी धूमधाम से मनाई जाती है। दिवाली के 6 दिन के बाद बिहार में छठ पर्व होता है ना। बिहार में जो छठ पर्व है, ये आप समझ लीजिए, ये एक पर्व नहीं है, एक आस्था विश्वास का जो है एक आप केंद्र मान सकते हैं बिहारियों के लिए। ये बहुत बड़ी उत्साह का दिन होता है और इसकी तैयारी जो है मतलब सालों भर लोग करते रहते हैं, सामान जुटाते रहते हैं, बहुत बड़ी पर्व होती है ना। मैं बिहार से हूँ, इसको जीता हूँ, तो बता दिया भैया, है ना। तो ये आपका दिवाली के 6 दिन के बाद, इसका भी डेट फिक्स रखा गया है, 6 दिन के बाद स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और ये 4 दिवसीय पर्व होता है, ये बात ध्यान रखेंगे, है ना। इनके अलग अलग नाम है, नहाय खाए होता है, खरना होता है, संझका अर्घ और आपका सवेरे वाला अर्घ होता है। इस प्रकार से 4 दिन की त्योहार होती है, इसमें सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। इसके अलावा 2023 में छत्तीसगढ़ के 3 कलाकार को अभी हाल ही में पद्मश्री दिया गया है, तो इनको भी ध्यान रखेंगे। करंट सेक्शन के लिहाज से 2 बार एग्जाम में आ चुके हैं, तीसरी बार भी आ सकती है। तो एक उषा बारले को दिया गया है 2023 में पद्मश्री पंडवानी के लिए। इसके अलावा डोमार सिंह कुंवर को नाचा नृत्य के लिए दिया गया है, जो अभी आपने इसी त्योहार के अवसर पे जो नाचा नृत्य हो रहा था। इसके अलावा अजय कुमार मंडावी को जो गोंड ट्राइबल नृत्य है उनको सृजन करने के लिए या फिर उनको जो आगे बढ़ाने के लिए दिया गया है। ठीक है भैया, तो ये तीनों को ध्यान रखेंगे, उषा बारले, डोमार सिंह कुंवर और अजय कुमार मंडावी को। ये छत्तीसगढ़ के 3 जो है कलाकार हैं जिनको कला के क्षेत्र में पद्मश्री से नवाजा गया है, लेटेस्ट वाला। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में प्रमुख कोयला क्षेत्र, अभी देखिए हाल फिलहाल के एग्जाम में आपके एमटीएस में ही पूछा गया था कि झारखंड के ये अमुक जगह किस राज्य में है जो कोयला क्षेत्र है। बहुत छोटा सा जगह का नाम पूछा गया था, तो छत्तीसगढ़ राज्य से आज लिया हूं, तो छत्तीसगढ़ राज्य के ऐसे जगह का नाम आपको बता रहा हूं। छत्तीसगढ़ में प्रमुख कोयला क्षेत्र की बात करेंगे तो आपका बलरामपुर हो जाएगा।
कोरबा हो जाएगा, कोरिया हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में ये प्रमुख जो आपका लौह क्षेत्र की बात करेंगे, लोहा का, लौह अयस्क क्षेत्र का, है ना, तो ये पहाड़ी बेल्ट है जहाँ पे आपका कांकेर, कबीरधाम, नारायणपुर, ये सब आप में यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ पे आपको लोहा, लौह अयस्क मिलेगा। इसके अलावा भैया अयस्क जो है इसे अंग्रेजी में ओर कहते हैं, आप समझ ही गए होंगे। इसे मैं देहाती भाषा में समझा दिया था कि भैया बहुत सारे चीज जो है शुद्ध ही मिलता है। जैसे आपको सोना जो है कभी भी प्रकृति में शुद्ध ही मिलता है, शुद्ध मतलब जहाँ पे मिलेगा सीधे सोनार के पास ले जाइए, बिक जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे चीज है जो शुद्ध नहीं मिलता है, उसे बनाना पड़ता है प्रोसेस से गुजार के। तो जो प्रोसेस से गुजार के बनाया जाता है और वो जो अशुद्ध पदार्थ होता है उसे ही अयस्क कहते हैं, और कहते हैं, ठीक है। तो लोहा ऐसे नहीं कि जैसा आपने जो चाकू बनाते हैं लोहा का वैसे ही मिल जाएगा आपको, ऐसा नहीं होता है ना, उसमें जो है मिली जुली रहती है, फिर रिफाइन करना पड़ता है, तो उसे अयस्क कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको कांकेर, कबीरधाम, नारायणपुर में मिलेगा। छत्तीसगढ़ में चूना क्षेत्र की बात करेंगे तो बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर, ये सब में आपको चूना मिलेगा, चूना, है ना, चूना पत्थर। इसके अलावा जो आपका छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल है ये विश्वभूषण हरिश्चंद्रन है। आपको याद होगा कि फरवरी 2023 में बहुत सारे राज्यपाल की तबादला एक झटके में कर दिया गया था। तो ये विश्वभूषण हरिश्चंद्रन जो है ये पहले आंध्र प्रदेश राज्य में जो है आपका राज्यपाल हुआ करता था, जो छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल बन गई अनसुईया उइके का जगह लिए। पहले अनसुईया उइके राज्यपाल थी छत्तीसगढ़ की, इनसे पहले। इसके अलावा मुख्यमंत्री कौन है भैया, तो भूपेश बघेल साहब है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला प्रश्न है अखिल भारतीय किसान सभा, है ना, कि 1936 में किस वायसराय के काल में हुआ था। आप सभी जानते हैं अखिल भारतीय किसान सभा की गठन जो है 1936 में लखनऊ में हुआ था। स्वामी सहजानंद जो है इनके अध्यक्ष बने थे, है ना। तो ये किस वायसराय के काल में हुआ था, ये आपसे पूछा है। तो सीधे सीधे आपसे पूछ रहा है कि 1936 में कौन से जो है अंग्रेज थे सत्ता में काबिज थे, तो ये आपका लॉर्ड वेलिंगटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉर्ड वेलिंगटन हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में स्वामी सहजानंद के द्वारा लखनऊ में किया गया था, और एक रंगा साहब थे, ये दोनों के प्रयास से हुए थे। तो रंगा जो है मतलब अध्यक्ष से नीचे वाला पोस्ट संभाले और अध्यक्ष बने आपका स्वामी सहजानंद, दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो पाकिस्तान की मांग है, जो क्रिप्स मिशन है, जो भारत छोड़ो आंदोलन है, ये सभी घटना आपका 1940 से 1942 के दरमियान की है। तो इस दरमियान कौन थे अंग्रेज, तो लॉर्ड लिथगो थे। 2000 करोड़ बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ है उस समय आपका वायसराय कौन था, तो लॉर्ड लिथगो था। क्योंकि आपको ईस्वी से पता चल रहा है कि 1940 से 1942 की बात है, और सेकेंड वर्ल्ड वार की जो ईस्वी है ये 1939 से 1945 था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से जो है आपका पता चल गया कि ये लॉर्ड लिथगो के समय जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ था, पाकिस्तान की मांग भी किया गया था, क्रिप्स मिशन 1942 में हुआ था, तो एकदम स्पष्ट है। भारत छोड़ो आंदोलन भी 1942 में हुआ था। तो ये तीनों चारों घटना जो है लिथगो के समय में हुआ था। अभी जैसा स्थिति वर्ल्ड में बन रहा है, जैसा लग रहा है कि फिर से जो है वर्ल्ड वार ना हो जाए, आप जैसा कि समझ ही रहे होंगे अभी जो चल रहा है। इसके अलावा पहली बार भारत में जनगणना, ये तो आपका मेयो के समय में हुआ था 1872 ईस्वी के समय, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन मेयो के समय में और भी बहुत सारे अच्छे चीज हुए जो आपको याद रखना है, क्योंकि अभी तक तो जनगणना पूछा है। एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा तो आपसे पूछ लेगा कि सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस गवर्नर के काल में हुआ था, तो मेयो के काल में हुआ था। इसके अलावा कृषि विभाग की गठन पहली बार कब हुआ था, तो ये भी मेयो के काल में हुआ था। और यही मेयो की हत्या भी हो गई थी आपका अंडमान में। ये भी क्वेश्चन आपके HCM के एग्जाम में आया था 2022 के अंदर कि किस गवर्नर की हत्या अंडमान में हुई थी, तो मेयो की हत्या हुई थी। ठीक है भैया। इसके अलावा चौरा चौरी हत्याकांड बहुत ही पॉपुलर है, 1922 में हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर। इसी के कारण असहयोग आंदोलन बंद हो गया था। काकोरी ट्रेन एक्शन 1925 में हुआ था, अब इसका नाम बदलकर एक्शन हो गया, पहले डकैती कहते थे। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ था। ये सभी घटना मुझे ऐसा लग रहा है 1922 से 1923, 24-25 के बीच में है। तो इस समय कौन हो रहा होगा, तो लॉर्ड रीडिंग रहा होगा, है ना। घटना से इसको याद करिए, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये इसलिए बताना जरूरी है कि आपने जेम्स फोर्ड का नाम सुना होगा, और जेम्स फोर्ड के समय में जो है इंडिया सबसे बुरे दिन देखे, जालियांवाला बाग हत्याकांड, है ना। तो ये भी इसी के आसपास का है। तो आपने जेम्स फोर्ड नहीं मारना है, ये अलग गवर्नर है। लॉर्ड रीडिंग के समय में ये सब घटना का हुआ है, चौरा चौरी कांड, काकोरी ट्रेन डकैती, स्वराज पार्टी की गठन। ठीक है भाई। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बहुत पूछे जाते हैं, लॉर्ड लिटन के समय हुआ है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। 1878 ईस्वी होती है। इंडियन आर्म्स एक्ट भी इसी के काल में होता है, आर्म्स एक्ट, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक आर्म्स एक्ट आजादी के बाद भी होती है 1959 में, जो आज भी लागू है। ठीक है भैया। तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा
प्रथम एशियाई खेल में भारत के कुल कितने स्वर्ण पदक प्राप्त हुए? देखिए अभी एशियाई खेल का सीजन चल रहा है और अभी जो है समाप्त भी होने को हो गए, तो ये हो भी गए, है ना। तो ये जो है आपके एशियाई खेल के निसेंट फॉर्म से क्वेश्चन इस प्रकार के बन सकते हैं कि प्रथम एशियाई खेल में भारत को कितने स्वर्ण मिले थे? तो 15 स्वर्ण मिले थे। प्रथम एशियाई खेल 1951 जो है ये दिल्ली में संपन्न कराए गए थे, जहां भारत को 15 स्वर्ण, 16 रजत और 29 कांस्य के साथ कुल 51 पदक जो है प्राप्त हुआ था और दूसरा स्थान हासिल हुआ था। पहला स्थान पहले वाले में जापान का जो है हासिल हुआ था। कहां पे हुआ था? शुरुआती संस्करण दिल्ली में 1951 में। इस वाले में जो है 107 पदक तक मैं देखा था, उसके बाद जो है थोड़ा सा देखा नहीं, तो मैं कंफर्म करा दूंगा, है ना। इसके अलावा भारत में दूसरी बार एशियाई खेल 1982 में हुआ था। पहले 1951 में शुरुआती वाला और दूसरी वाला 1982 में। देखिए 18वीं एशियाई खेल 2018 इंडोनेशिया में हुआ था, तो याद रखने के लिए काफी अच्छा है। 18वीं 2018 जैसे आपका 22वां कॉमनवेल्थ गेम 2022 में हुआ, तो इसका भी क्रम याद रखने के लिए काफी अच्छा है। 2022 में 22वां, 2018 में 18वां इंडोनेशिया। तो ये वाला जो हुआ रहेगा 2019 में हो रहा है, जो अभी संपन्न हुआ है, 2023 में कराए गए, लेट हो गए, हालांकि 2022 वाला ही इवेंट है, ये चाइना में हुआ। ठीक है, चाइना टॉप पे ही रहा। इसमें भी आप जैसा कि जानते ही हैं कि बहुत सारे पदक से लीड दे रखा था, तो मैं परसों ही देखा था या चौथे रोज, तो चाइना सबसे ऊपर था और इतना ज्यादा डिफरेंस था कि उसे कोई जो है पछाड़ नहीं सकता था। इसके अलावा कमलजीत संधू एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है। इसे नोट करके रखिएगा, क्योंकि ओलंपिक में बहुत पूछ लिया कि प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीती, तो ये कर्णव मल्लेश्वरी है, तो कमलजीत संधू को भी पूछ सकती है। इसके अलावा भारत में ट्रेजरी बिल कितने प्रकार की अवधियों के लिए जारी किए जाते हैं? देखिए ट्रेजरी बिल जो है भारत में जो है 3 प्रकार के अवधियों के लिए जारी किया जाता है, और अवधि याद करना काफी ईजी है। 91 उसको 2 से गुना करेंगे, 182 होगा, फिर उसको 2 से गुना करेंगे तो आपका जो है 364 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के अवधि के लिए जो है आपके ट्रेजरी बिल को जारी किया जाता है। अब बात आती है, क्वेश्चन अभी पूछा गया किसी एग्जाम में कि ट्रेजरी बिल क्या राज्य सरकार जारी कर सकता है? तो नहीं जारी कर सकता है, राज्य सरकार ट्रेजरी बिल नहीं जारी करते हैं। ट्रेजरी बिल को देखिए टी बिल भी कहते हैं, तो कभी आपके एग्जाम में आ जाए तो ट्रेजरी बिल को टी बिल भी कहते हैं ना, ट्रेजरी को शॉर्ट कर दिया टी बिल। ठीक है भाई, तो ट्रेजरी बिल जो है केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता है और इसके 3 प्रकार की अवधियां होती है जो आपके सामने है। इसके अलावा ट्रेजरी बिल भारत सरकार या किसी भी देश के, जैसे आप अपन भारत में है तो भारत के लिहाज से बात करेंगे, अगर आप अमेरिका में होते तो आप अमेरिका के लिहाज से देखते, तो जो केंद्रीय स्तर पर जो है अल्पकालीन उधार देने का एक उपकरण है ना। ड्राफ्ट देखे होंगे ना, पहले जमाने में जो ड्राफ्ट आता था पैसा का, है ना, आजकल तो ऑनलाइन हो गए, पहले नहीं हुआ करता था, वैसे ही समझ लीजिए, है ना। तो ये अल्पकालीन उधार देने का एक प्रक्रिया है केंद्र सरकार का, क्या? ट्रेजरी बिल, जो 3 प्रकार के अवधियों के लिए इंडिया में जारी किए जाते हैं। ये अल्पकालीन उधार कितने समय के लिए हो सकता है? तो मैक्सिमम 1 साल के लिए हो सकता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ट्रेजरी बिल केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं, ये राज्य सरकार जारी नहीं करती है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रख लेना है। इसके अलावा असहयोग आंदोलन को कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्णतः लागू किया गया था? देखिए क्लू है यहाँ पे, जैसे हसरा और एचआरए वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन है ना। इसी प्रकार से क्वेश्चन एक बच्चा भी कंप्लेन भी किया था इसका, बिरसा मुंडा स्टेडियम और एक बिरसा मुंडा, है ना, इंटरनेशनल या हॉकी स्टेडियम, इन दोनों में भी थोड़ा सा ये है। एक आपके इसी प्रकार के क्वेश्चन है कि जो आपका जो सुदूर संवेदी केंद्र है ना, एक देहरादून में भी है, इसी प्रकार से थोड़ा सा नाम चेंज करेंगे तो एक आपका साउथ में भी हो जाता है ना। तो इस प्रकार से जो है बहुत सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना चाहिए, ताकि एग्जाम में नुक्से के अंतर के कारण हमारा आंसर न गलत हो जाए। ठीक है भैया, तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन का बेस है कि जो असहयोग आंदोलन है जो 1920 में लागू करवाया गया, तो उसमें पूर्णतः कहां पे लागू करवाया गया? जब पूर्णतः शब्द है, रिस्ट्रिक्टेड वाला शब्द है, तो इसका मतलब है कि इसमें आंशिक रूप से भी इस पे कहीं ना कहीं चर्चा हुआ होगा। ठीक है, पार्शियली, है ना। तो असहयोग आंदोलन के नागपुर अधिवेशन 1920 में इसे पूर्णतः रूप से ऑफिशियली तौर पे जो है लागू कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। देखिए असहयोग आंदोलन पर विचार विमर्श करने हेतु कोलकाता में एक जो है असामयिक, मतलब बिना किसी प्लान के एक कांग्रेस की बैठक बुलाया गया था, जिसके मतलब मोटो क्या था कि असहयोग आंदोलन पे विचार विमर्श करना। ठीक है, और उस अधिवेशन की उस बैठक की अध्यक्षता जो है लाला लाजपत राय को संभालने के लिए दिया गया था। लेकिन यहाँ पे असहयोग आंदोलन लागू नहीं हुआ था, इसीलिए इस क्वेश्चन में क्लू है जो मैंने आपके समक्ष परोसा है, आने वाले दिन में आपको नंबर दिलाएगा। असहयोग आंदोलन लगभग संपूर्ण देश में चलाए गए थे, जिनमें सभी वर्गों का सहयोग मिला था। देखिए असहयोग आंदोलन क्यों हुआ था, अगर आपसे कोई पूछे तो अंग्रेज की जो समझते ही है, उन्होंने कहा
कि भाई मुझे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है आप लोग मुझे साथ दो, उसके बाद मैं आपके जो है मतलब ढांचे पे काम करूंगा, आपके लिए हित के लिए काम करूंगा, जो पूर्णतः मुकर गए। तो इसलिए असहयोग आंदोलन में सबसे बड़ा रोल रहा। और भी कई सारे कारण हैं, बीच में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी, उससे हम क्रुद्ध थे, है ना, और भी बहुत सारे बात है ना। तो ये आपके कारण है। तो कारण तो आज तक एग्जाम में आए नहीं, है ना। तो लेकिन ये सब जो है असहयोग आंदोलन एक पॉपुलर आंदोलन है, इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने कहाँ पे लागू हुआ ये बताया, आपातकालीन बैठक कहाँ बुलाया गया था इस पे विचार विमर्श के लिए, कोलकाता में, ये बता दिया, दोनों 1920 में ही। इसके अलावा असहयोग आंदोलन के कारण ही मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने अपनी जो उसका पेशा था वकालत करना ये छोड़ दिया था, ताकि इस आंदोलन में अपना 100% दे सके। 1922 में उत्तर प्रदेश में चौरा चौरी हत्याकांड हो गया, जिसके कारण आपका असहयोग आंदोलन स्थगित करना पड़ा और बाद में बंद करना पड़ा। इसी घटना से थोड़ा सा क्रुद्ध होकर मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने अपना एक अलग पार्टी बनाया, जो है जिसका नाम स्वराज पार्टी। चूंकि ये लोग जो है इन मत में नहीं थे कि भाई असहयोग आंदोलन को बंद किया जाए, ये चाहते थे कि चालू रहने दो, है ना। लेकिन गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, इसीलिए जो है इन्हें बंद करना जो है उनको दुख हुआ। जो घटना हुआ चौरा चौरी हत्याकांड वो हिंसक घटना था। इसके अलावा किस नृत्य शैली में एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं को निर्वाह किया जाता है, जिसे एकाहार्ज कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके सीजीएल में पूछा गया है कि किस नृत्य में जो आपका एकल कलाकार होता है वो नृत्य के विभिन्न भूमिकाओं को निभाता है, जिसे एकाहार्ज कहा जाता है। तो ये नृत्य है आपका भरतनाट्यम। देखिए भरतनाट्यम तमिलनाडु की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, जिसकी उत्पत्ति भरतनाट्यम भरत मुनि के जो नाट्य शास्त्र किताब का नाम है यहां से हुआ है। और नंदिकेश्वर रचित अभिनय दर्पण है, यहां से भी आप जो है भरतनाट्यम के बारे में, है ना, तकनीकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ने की जो है आसान बना सकते हैं। जैसे वेद को समझने के लिए उससे थोड़ा नीचे स्तर की वेदांग है, उसी प्रकार से आप इसे समझने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नंदिकेश्वर रचित अभिनय दर्पण को। ठीक है भाई, भरतनाट्यम को तो यहाँ भी इसकी झलक मिलती है और पूर्णतः झलक आपका भरत मुनि से लिया गया ऐसा माना जाता है। इसके अलावा इस नृत्य की शुरुआत देवदासियों के द्वारा मंदिरों में किया गया था। देव मतलब भगवान, दासियों मतलब जो उनकी सेविका होती हैं, तो मंदिरों में जो है इस नृत्य की शुरुआत करी गई थी। इसके अलावा इस नृत्य में शारीरिक क्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया है, जिसे सभंग, अभंग और त्रिभंग कहा जाता है। ये पहले भी मैं बता चुका हूं। इसके अलावा इस नृत्य में नृत्य क्रम में हम अलिरप्पू में आते हैं, जाति स्वरम में आते हैं, शब्दम, तिल्लाना, ये सब इनके नृत्य क्रम है, नृत्य के फॉर्म है, यानी पार्ट है ना। और ये आपके जो है आपका नृत्य क्रिया के जो शारीरिक रूप है ना, मतलब हाव भाव, उसको सभंग, अभंग और त्रिभंग बोला जाता है ना। इसके अलावा भरतनाट्यम एकल महिला नृत्य है। देखिए एकल महिला नृत्य भरतनाट्यम भी है और आपका एकल नृत्य है और सिर्फ महिलाएं भाग लेती हैं, ये मोहिनी अट्टम भी है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, ठीक है भैया। भरतनाट्यम भी एकल महिला नृत्य है। प्रमुख कलाकार की बात करेंगे, पद्मा सुब्रमण्यम है, अमरबल वल्ली है, यामिनी कृष्णमूर्ति, अनीता रत्नम, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सोनल मानसिंह, ओडसी भी कर लेती है, टी बाला सरस्वती, ये सब भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकारों में से हैं। इनके अलावा मोहिनी अट्टम में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, इसमें सिर्फ महिलाएं ही भाग लेती हैं। तो आपने भरतनाट्यम को भी देखा एकल महिला नृत्य, और आपने मोहिनी अट्टम को भी देखा कि महिलाएं नृत्य करती है ना। इसके अलावा जीव मंडल के प्रमुख मुख्य रूप से कितने घटक होते हैं? देखिए जीव मंडल के मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं, सभी हम लोग तीनों को जीते हैं। जीव मंडल में 3 प्रमुख घटक कौन से हैं? स्थल मंडल जिसपे हम लोग रहते हैं, वायुमंडल जो हमारे ऊपर है, और जल मंडल जिसे हम देख पाते हैं। ठीक है भाई, तो ये तीनों मंडल जो है ये जीव मंडल के 3 प्रमुख घटक है। देखिए इस लैंग्वेज में आपसे कितने क्वेश्चन एग्जामिनर कर लेता है। एक तो ये पूछता है कि जीव मंडल के कितने घटक हैं, तो 3, स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल। इन सबको समझाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप इसे जीते हैं, समझते हैं, देखते हैं। इसके अलावा हाँ एक चीज और है कि वायुमंडल के लेयर बताना थोड़ा जरूरी है, मोटा मोटा चीज। आपने जानता है कि वायुमंडल की 5 लेयर है हमारे ऊपर, जिसमें सबसे कम हाइट यानी 16 किलोमीटर मात्र हाइट पे जो है आपका क्षोभ मंडल स्टार्ट हो जाता है। इसमें सभी प्रकार के मौसमी घटने होते हैं, जैसे बारिश तारिश ज्यादा, बादल में बिजली का कड़कना, ये सभी आपके क्षोभ मंडल में होते हैं। क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल है, वायुयान उड़ने के लिए आदर्श स्थिति उत्पन्न होती है। इसी समताप मंडल में आपका ओजोन लेयर, ओजोन का लेयर स्थित है, जो पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी रक्षा करती है। इसके ऊपर हम जाएंगे तो आयन मंडल होते हैं, सॉरी मध्य मंडल होते हैं। मध्य मंडल के ऊपर जाएंगे तो आयन मंडल होते हैं। इस आयन मंडल में हमारा जो वेव वगैरह, जो किरण वगैरह है, उसे रिफ्लेक्ट किया जाता है। और सबसे ऊपर हमारा बहिर्मंडल है, जहां पे हीलियम और हाइड्रोजन गैस की प्रधानता होती है। बस इतनी सी ध्यान रखने के बाद जो है आपका काम हो जाता है, वायुमंडलीय लेयर खत्म हो जाती है। दूसरी बात, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 1% में दुनिया की सारी गैस है। कुछ ऐसे गैस हैं जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं, इसकी हम डिस्कस किसी अन्य वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है, कई बार इससे क्वेश्चन बन चुके हैं। ठीक है भैया, तो ये तो हो गई वायुमंडल के बारे में।
दूसरे स्लाइड में देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र के जो आपके अन्य घटक हैं, जो आपके इस लिहाज में मैंने क्वेश्चन बोला कि भाई इस लैंग्वेज में और भी क्वेश्चन आते हैं। अभी आपने देखा कि 3 घटक होते हैं जीव मंडल के, इसलिए लैंग्वेज में और भी क्वेश्चन आते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक कौन कौन से होते हैं। तो एक तो आपके जैविक घटक होते हैं जी, एक आपके अजैविक घटक होते हैं। अब जैविक घटक क्या होते हैं, अजैविक घटक क्या होते हैं, तो नाम से स्पष्ट है, जैविक मतलब जीव से बना होगा, तो इसमें जो पेड़ पौधे जो जीव जंतु है ना, ये जैविक घटक का हिस्सा है। जबकि अजैविक घटक का हिस्सा क्या है, जो आपका पहाड़ पठार नदियां मिट्टी ये सब जो निर्जीव वस्तु हैं, ये आपके कहां आ जाएंगे, अजैविक घटक के। तो आपने 2 प्रकार के क्वेश्चन देखा है ना भैया। जैविक घटक में उत्पादक उपभोक्ता और अपघटक ये तीनों शामिल होते हैं। तो भाई जो जीवित रहेगा वही ना कुछ काम करेगा, है ना, जो जीवित रहेगा वही ना कुछ काम करेगा भाई। तो जैविक घटक में ही आपके जो है उत्पादक भी आएगा। उत्पादक किसे कहते हैं, आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, बहुत दिन बता चुका हूं भैया, खाद्य श्रृंखला है ना, उत्पादक उपभोक्ता अपघटक आपको बताया हूं ना, खाद्य श्रृंखला है ना, घास फूस, टिड्डा, मेढक, सांप, है ना, इस प्रकार से बताओ ना खाद्य श्रृंखला। उस हिसाब से बताइएगा कि उत्पादक किसे कहते हैं। ठीक है, तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, हम लोग उपभोक्ता है भाई। ठीक है, और अपघटक कौन है, जीवाणु और कवक। जब कोई चीज मर उड़ जाता है तो उसको जो है प्रकृति को लौटाने का काम यानी अपघटित कौन कर देते हैं, तो जीवाणु और कवक। इसके अलावा वर्तमान में 18 बायोस्फीयर रिजर्व भारत में है, ये भी आपसे पूछा जाता है। और पहला बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में नीलगिरी को डिक्लेयर किया गया था, तो ये भी आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा भारत में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है, तो आप बताइएगा 15। योजना आयोग ने इसे 15 भागों में बांटा है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, अलाउद्दीन बहमन शाह या हसन गंगू के द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में की गई थी। उस समय सल्तनत पे किसका शासन था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि इससे पहले आपने विजयनगर साम्राज्य को रिलेट करके इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो मैंने बहमनी साम्राज्य को रिलेट किया है ना। तो अब मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक जो है सल्तनत पे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे शासक हुए थे, तो इनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक अलाउद्दीन खिलजी को उनके क्रूर नीति के लिए और कुछ अच्छे कार्य भी किए, उनके लिए भी उन्हें याद किया जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक की जो शासन अवधि है 1325 से 1351 है, तो इसी बीच में आपका 1347 भी पड़ गया और इसी बीच में आपका 1336 भी पड़ गया विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। इसीलिए एग्जामिनर ने यहां से क्वेश्चन पिक कर लिया। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन अवधि के दौरान ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का के द्वारा 1336 ईस्वी में करा गया था। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य की बात मैंने पूरा बता ही चुका है आपको कि उसमें 4 वंशों ने शासन किया, तुलुब, सुलुब, अरविदु और संगम, है ना। और विजयनगर साम्राज्य की पतन तालिकोटा युद्ध 1565 से हुआ। विजयनगर में सबसे प्रतापी राजा कृष्णदेव राय हुए, है ना। ये सब बात आप सभी जानते हैं। भारत में सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा जो है आपका मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही चलाया गया था। देखिए सल्तनत पे जो है इल्तुतमिश ने भी मुद्रा चलाया था, जीतल और टका, है ना। जैसे कि आप जानते हैं कि जीतल जो है ये आपका तांबा का बना हुआ होता था और टका जो आपका चांदी का बना हुआ होता था। तो बांग्लादेश की मुद्रा का आज भी नाम टका ही है। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक के काल में अमीर ए कोही या दीवान ए कोही नामक कृषि जो है ये आपका स्थापित किया गया था। देखिए जो है बहुत मतलब तुरंत जो है कोई प्राचीन चीज मिट नहीं जाता है। जो टका वाली बात मैंने अभी कहा, हमारे गांव घर में भी जो सब्जी वगैरह बेचने आते हैं वो भी टका बोल देते हैं, रुपया को, है ना। और जो बिहार के बेगूसराय वाला इलाका है वहां भी बहुत सारे लोग इसे टका बोलते हैं। ठीक है, और जो पश्चिम बंगाल में भी लोग बोलते हैं टका, क्योंकि बांग्लादेश से सटा हुआ है। तो ऐसे आप जो है तुरंत नहीं चला जाता है, प्रचलन में तो है ही, बस जानकारी की जरूरत है। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक के काल में अमीर ए कोही और दीवान ए कोही ये कृषि वाला संस्था था जो बसाए गए थे। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इब्न बतूता भारत आए थे, मोरक्को से आए थे और रेहला नामक पुस्तक लिखे थे। मोहम्मद बिन तुगलक जो है देवगिरी का नाम बदल के दौलताबाद रख दिया था और उसके जो है टेम्पोरली राजधानी भी बनाया था, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं रखा, पुनः अपनी राजधानी दिल्ली ले आया था। ठीक है, तो ये सब बात मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। इसके अलावा आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे दिया गया है। देखिए आईफा से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्वेश्चन बेस्ट एक्टर वाला जब आएगा तो बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जो है ऋतिक रोशन को दिया गया है विक्रम बेधा के लिए, है ना, विक्रम बेधा के लिए। इस अवार्ड समारोह में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दृश्यम 2 को दिया गया। पर्सनली मुझे बहुत पसंद है दृश्यम 1 भी और दृश्यम 2 भी, लेकिन वो फिल्म है और ये रियल लाइफ में तो ऐसा संभव नहीं है ना। तो ये दृश्यम 2 को दिया गया है। इसके अलावा बेस्ट फीमेल एक्टर का जो अवार्ड है ये
आपका आलिया भट्ट को दिया गया है गंगूबाई के लिए। इसके अलावा कांस फिल्म फेस्टिवल, देखिए रेलवे कई बार ये भी क्वेश्चन पूछे हैं आपसे कि ये जो कांस फिल्म फेस्टिवल है तो ये कांस नामक शहर किस देश में है, तो बताइएगा कि ये फ्रांस में है। कहां पे है? फ्रांस में है। तो इसमें जो है पाल्मे डियोर ये मिला है एनाटॉमी को, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, लेटेस्ट वाला। इसके अलावा वॉलीबॉल खेल में कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? देखिए वॉलीबॉल खेल जो है ना आपके कई प्रकार के होते हैं, जिसमें दो प्रकार के काफी पॉपुलर होते हैं। एक तो वॉलीबॉल जिसे हम जानते हैं जो कहीं भी खेलते हैं लोग नेट लगा के, है ना, और एक आपका जो होता है बीच वॉलीबॉल, है ना, रेत पे खेले जाते हैं, ठीक है। तो दोनों के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। चूंकि एसएससी ने मैंने एनालिसिस करवाया था, उसमें बीच वॉलीबॉल से आपसे क्वेश्चन पूछ रखा था और बच्चे ने वॉलीबॉल वाला क्वेश्चन जो है टिक करके आ गया ये वाला, तो गलत तो होना ही है ना। थोड़ा सा पढ़ लीजिए पीछे और क्या भी लिखा है। तो बीच शब्द तो मैंने बताया नहीं था कि भाई बीच वॉलीबॉल, है ना। तो भाई थोड़ा सा डिफरेंस भी, ऐसा नहीं कि भाई सब धन जो है 12 पसेरी ऐसा कुछ गांव में बोलता है, ऐसा नहीं होती है। कुछ डिफरेंस भी होते हैं, लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज आए तो थोड़ा सा आपको रुकना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि जो है मिलता जुलता मिला तो वही आंसर होगा, ऐसा थोड़ी है ना। तो देख आज थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा इसको। वॉलीबॉल खेल कोर्ट की लंबाई कितनी होती है, मैंने यहाँ क्वेश्चन रखा है। तो ये मेन वाला वॉलीबॉल है तो 18 मीटर, ठीक है। इसकी चौड़ाई कितनी होगी तो 9 मीटर। ये बहुत ही अच्छा याद करने के लिए है कि वॉलीबॉल में लंबाई और चौड़ाई का रेशियो जो है 2:1 है। एक बार यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, शायद मेरे ख्याल से CHSL में पूछा गया था इसी बार कि वॉलीबॉल खेल में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, तो 2:1, चूंकि 18 और 9 होती है, ठीक है। इसमें 6 खिलाड़ी होते हैं, आप सभी जानते हैं। एक नेट होता है इस प्रकार से लगा हुआ, ऐसे नेट रहता है और दोनों साइड 6-6 खिलाड़ी जो है आपके खेलते रहते हैं। ये हो गई वॉलीबॉल, ठीक है। ये वाली डाया आपका 9 मीटर और ये वाली डाया आपका 18 मीटर होता है, ठीक है। इसके अलावा एक बीच वॉलीबॉल होता है, ठीक है। इसमें कोर्ट की लंबाई 2 मीटर कम होती है और चौड़ाई 1 मीटर कम होती है। इसके भी रेशियो 2:1 ही होते हैं। देखिए 16 और 8 होता है। इसमें लंबाई आपके 2 कम हो जाते हैं, 16 मीटर होते हैं बीच वाले और चौड़ाई आपके 8 मीटर होते हैं। तो ये दोनों को आज अलग अलग ध्यान रखेंगे, बीच वॉलीबॉल और वॉलीबॉल को, ठीक है। देखिए अभी हॉकी का सीजन काफी ज्यादा क्वेश्चन एग्जामिनर यहाँ से घसीट रहे हैं हॉकी से, तो हॉकी के बारे में सब कुछ जानकारी ले लेना है आपको। हॉकी की मैदान की लंबाई 91.4 मीटर तथा चौड़ाई 55 मीटर है। हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है? 60 मिनट होती है, ठीक है ना। इसके अलावा हॉकी का पहला वर्ल्ड कप भी आपको याद रखना 1971 में हुआ था, स्पेन के बार्सिलोना में हुआ था। बार्सिलोना कल भी है। इसके अलावा प्रथम विजेता जो है ये कौन है भैया? तो ये पाकिस्तान रहे थे हॉकी के। भारत एक बार जीता है 1975 में हॉकी वर्ल्ड कप, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। 2023 वाला भी हॉकी वर्ल्ड कप हो गया, भारत में हुआ है, तो ये आपका विजेता जर्मनी बेल्जियम को हरा के, है ना, ये आपका उड़ीसा में हुआ। इसके अलावा एशियाई जूनियर वाला हॉकी महिला पुरुष दोनों भारत जीत लिया है 2023 वाला। तो हॉकी में अभी बल्ले बल्ले, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अभी हॉकी में गोल्ड भी मिल गया है ना। तो ये आपका एशियाई जूनियर हॉकी चैंपियनशिप 2023 में विजेता भारत, उप विजेता आपका पाकिस्तान रहा पुरुष वाला। और महिला वाला जूनियर हॉकी चैंपियनशिप एशियन वाले में 2023 के विजेता भारतीय है, उप विजेता कौन है भैया? कोरिया है ना। लेकिन इसकी जगह के नाम भी पूछ दिए गए थे, अभी एक एग्जाम हुआ था। तो पुरुष वाला जो हुआ है ना ये आपका ओमान में हुआ है और महिला वाला जो हुआ है ये आपका जापान में हुआ है। दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत में पहली बार हॉकी वर्ल्ड कप जो है 1982 में कराए गए थे। 1982 में आपका सेकेंड एशियन गेम भी कराए गए थे, तो दोनों को एक ही साथ याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा हॉकी जो है 4 बार कराया गया भारत में, 1982, 2010, 2018 और 2023 में, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, हॉकी 4 बार कराए गए भाई। 2010 में राष्ट्रमंडल 1 बार कराए गए हैं, है ना, ओलंपिक एक बार नहीं कराएंगे, ठीक है। अभी क्रिकेट अभी चल रहा है, आज किसका मैच है। इसके अलावा कौन सा गैस निकलेगी जब जस्ता की प्रतिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्लों के साथ कराया जाएगा? अब सल्फ्यूरिक अम्ल और जस्ता का सूत्र आप जानते हैं, जस्ता 30 होता है ना, 30 ही होता है। तो आपका जो है जब जस्ता को गर्म करेंगे आप, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कराएंगे, तो आपको जो है हाइड्रोजन गैस विमुक्त होगा, है ना। Zn+H2SO4 जिंक सल्फेट बना लेता है। ZnSO4 आपका जो है SO4 इसके साथ आके जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन को छोड़ देता है। हाइड्रोजन गैस जो है आपका मुक्त हो जाता है इस मतलब प्रक्रिया में, ठीक है भाई। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि जस्ता को H2SO4 से प्रतिक्रिया कराने पे कौन सी गैस की जो है प्राप्ति होती है, तो हाइड्रोजन। नीचे मैंने जिंदा चूना को जल से प्रतिक्रिया
करा के आपको जो है उष्मा की प्राप्ति दिखाया हूं यहाँ पे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि जब कली चूना को या जिंदा चूना को या क्विक लैम्प को जब जल से प्रतिक्रिया कराया जाता है तो बुझा हुआ चूना और आपकी उष्मा की प्राप्ति होती है। अब उष्मा की प्राप्ति से आपको एक डिफिनेशन बता देता हूं, उसमें उष्मा क्षेपी और उष्मा सोखी अभिक्रिया आपने नाम सुना होगा, तो वहां से जो है आप इसे लगा लीजिएगा तो ज्यादा याद रहेगा, है ना। इसके अलावा सल्फ्यूरिक अम्ल को आयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं, ये भी क्वेश्चन 2 करोड़ बार एग्जाम में आया है। CuSO4 को यानी कॉपर सल्फेट को, माफ कीजिएगा कोबाल्ट सल्फेट को, CO कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट सल्फेट को लाल विट्रियोल, इसके अलावा ना FeSO4 फेरस सल्फेट को हरा विट्रियोल कहा जाता है ना, थोथा विट्रियोल, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे अलग अलग। इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे लाल पीला काला आपने देखा, उसी प्रकार से आपको शैवाल को रिलेट करके एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि लाल शैवाल को क्या कहते हैं, भूरा शैवाल को क्या कहते हैं, हरा शैवाल को क्या कहते हैं। वीडियो पूरा देखा कीजिए, है ना, जानकारी उम्दा मिलेगी भैया, है ना। तो लाल शैवाल को जो है रोडोफाइटा कहते हैं, है ना, रोडोफाइसी रोडोफाइटा। भूरा शैवाल को फियोफाइटा कहते हैं, फियोफाइसी कुल के फियोफाइटा। अल्लाह हरा शैवाल को क्लोरोफाइटा कहते हैं, क्लोरोफिसी आपके जो है मतलब कुल के, ठीक है भाई। तो इन तीनों को जरूर ध्यान रखेंगे। शैवाल का तो अलग नाम अलगी है, अंग्रेजी में जानते हैं। अध्ययन को जो है ना, आपको जो है कवक के अध्ययन को जो है आपका शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी, तो ये तो अध्ययन की बात होगी। लेकिन अगर शैवाल में अलग अलग नाम करेंगे तो इस प्रकार से आपको देना है। लाल शैवाल को रोडोफाइटा, भूरा शैवाल को फियोफाइटा और हरा शैवाल को आपको क्लोरोफाइटा बताना है। इसके अलावा बेकिंग सोडा को जब आप गर्म करेंगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा धोबन सोडा को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जब आप HCl से प्रतिक्रिया कराएंगे, ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन का जो है और उदाहरण बता रहा हूँ। HCl से जब आप प्रतिक्रिया कराएंगे तो साधारण नमक NaCl प्राप्त होगा तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको विमुक्त होगी। तो ये सब कुछ जो है डायरेक्ट ही याद कर ले, जिनको समझ में नहीं आता, जिनको प्रक्रिया या सूत्र समझ में आता है तो उनके लिए तो और आसान हो जाती है। इसके अलावा जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किस वर्ष में की थी? 1897 में की थी। आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि कोई भी आविष्कार जो है इसकी ईस्वी पूछ देते हैं, तो 1897 में हुआ था। जे थॉमसन 1906 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे, है ना। वर्ष 2023 में फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है, तो सबके लिए हो गई है ना, सबसे अच्छा साहित्य के लिए है ना। तो 2023 में जो फिजिक्स के लिए मिला है, ये 3 वैज्ञानिक को मिला है, क्योंकि आप जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार एक सेक्टर में मैक्सिमम 3 लोगों को ही मिल सकता है और भारत रत्न भी एक सेक्टर में एक वर्ष में अधिकतम 3 ही आदमी को मिल सकता है, ठीक है। तो इस बार का जो फिजिक्स का मिला है ये पियरे एगोस्टिन फ्रेंक क्रॉस एनी एल हुइलियर को मिला है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। प्रोटॉन की खोज 1898 में श्रेय गोल्डस्टीन को दिया जाता है तथा रदरफोर्ड ने इसका नामकरण किया था। तो इसीलिए आपने कहीं कहीं प्रोटॉन की खोज में दोनों का नाम देखे होंगे, गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड का, ठीक है। खोज का जो है अधिकांशतः श्रेय गोल्डस्टीन को दिया था, लेकिन नाम जो रखने का श्रेय है ना, ये आपका रदरफोर्ड को दिया गया था, ठीक है। रदरफोर्ड को 1908 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, रदरफोर्डियम, है ना भैया। इसके अलावा जेम्स चैडविक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इस वाले स्लाइड से कि 1932 में न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो जेम्स चैडविक ने किया था। ये भी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए थे बाद में। और न्यूट्रॉन जो है ये आपका आवेशहीन कण है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। जॉन डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया था, है ना। इनके अनुसार परमाणु कैसा था? अविभाज्य था। बाद में इस बातों का खंडन जो है अलग अलग वैज्ञानिक जे थॉमसन, गोल्डस्टीन और आपका जेम्स चैडविक ने किया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज करके। भारतीय परमाणुवाद के जनक कौन है भैया? महर्षि कनाद को माना जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। देखिए मिसाइल मैन, रॉकेट मैन, जल मैन, बाग मैन, ये सब तो जानते हैं ना, तो परमाणुवाद के जनक भी जान लीजिए, महर्षि कनाद को माना जाता है। रेडियो सक्रियता के दौरान उत्पन्न होने वाली जो 3 कण है ये कौन कौन से हैं? तो ये आपके कौन कौन से? अल्फा, बीटा और गामा। तो अल्फा जो है इस पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। बीटा पे कैसा होता है? निगेटिव। और गामा पे जो है कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो आप इसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से रिलेट कर सकते हैं, है ना। आप अल्फा को किससे करेंगे? प्रोटॉन से, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। बीटा को आप इलेक्ट्रॉन से कर देंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। और गामा को आप न्यूट्रॉन से कर देंगे क्योंकि न्यूट्रॉन पे भी कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। रेडियो सक्रियता की खोज कौन किए थे? तो हेनरल बैकुरल ने किया था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, महारानी एलिजाबेथ के राज्याभिषेक, है ना, के समय किस भारतीय नृत्यांगना को बुलाया गया था अपने परफॉर्मेंस देने के लिए? तो कुमारी कमला को, है ना। एलिजाबेथ द्वितीय का राज्याभिषेक जो 1953 में हुआ था, है ना, जो अभी अभी मर गई थी, है ना। एलिजाबेथ जो आपका द्वितीय है, इनकी निधन हो गई। अभी जो ब्रिटेन के राजा हैं ये आपका चार्ल्स III बना है इसके बाद, ठीक है। तो जब इनका राज्याभिषेक हो रहा था एलिजाबेथ II का, तो भारत से जो है नृत्यांगना को बुलाया गया था, इनमें कुमारी कमला को इन्वाइट किया गया था।
कथक नृत्य से संबंधित जो कुमारी कमला है ना, किस नृत्य से भैया? कथक नृत्य। अब कथक नृत्य के अन्य कलाकार देख लेते हैं, तो शोभना नारायण है, लच्छू महाराज है, चित्रेश दास है, पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी, नालनी कमालनी अस्थाना, ये सभी कब किस नृत्य से हो जाएंगे? तो कथक से हो जाएंगे। कुमारी कमला को 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। कुमारी कमला चीन और जापान में भी नृत्य को जो है प्रदर्शित किए हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। बाद में ये अमेरिका भी गए। इसके अलावा वर्ष 2015 में रिकी केज को किस एल्बम के लिए पहली बार ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था? ये भी ट्रेंड में है। तो पहली बार जो रिकी केज को अवार्ड मिला था, ये विंड्स ऑफ समसारा के लिए मिला था। रिकी केज को 2022 और 2023 में भी ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो 2022 में और 2023 में जो मिला, ये डिवाइन टाइड्स के लिए मिला, और सबसे पहले 2015 में मिला था। यानी 3 आपका ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है केज को, है ना। तो पहली बार विंड्स ऑफ समसारा के लिए दिया गया था। पहले भारतीय जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता, पंडित रविशंकर साहब 1968 में, है ना, वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए जीते थे, है ना। इसके अलावा ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला तन्वी शाह है। फिल्म कौन सा था? स्लम डॉग मिलियनेयर। देखिए इसी फिल्म में जो है ना, ए.आर. रहमान को भी दिया गया, तन्वी शाह को भी दिया गया, जय हो वाले के लिए, ठीक है। लेकिन जो तन्वी शाह है, ये जो है अलग अलग भाषा में लिखती है ना। तो यही जो गीत है जय हो, इसके स्पेनिश रूपांतरण के लिए जो है इनको आपका ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। जो पहली भारतीय मूल की जो है आपकी लेडीज हुई जो ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करी, है ना। वैसे अनुष्का शंकर का भी नॉमिनेट हुआ था ग्रैमी अवार्ड के लिए, लेकिन मिला नहीं। भारत के लिए सर्वाधिक ग्रैमी अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड पंडित रविशंकर के नाम है अब तक। आगे के दिन में जो है रिकी केज जिसका तोड़ सकता है। इनके अलावा भारत के लिए कुछ चुनिंदा ग्रैमी अवार्ड विजेता जैसे नीला बासवानी, पंडित रविशंकर, जाकिर हुसैन साहब को भी ग्रैमी अवार्ड मिला है, और इस बात का जो है आपका पद्म विभूषण भी दिया गया है। गुलजार, ए.आर. रहमान, जुबीन मेहता इत्यादि, इन सभी को जो है ग्रैमी अवार्ड दिया जा चुका है। बाघ प्रिंट हस्तशिल्प का संबंध किस राज्य से है? तो ये मध्य प्रदेश से भैया, बाघ गुफा से आप याद रख सकते हैं इसे। बाघ प्रिंट या बाघ प्रिंट ये कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश। अब कुछ पेंटिंग और कुछ प्रिंट या फिर कुछ हस्तकला का उदाहरण देखते हैं, जो आजकल काफी एग्जाम में आ जाते हैं आपसे बिना पूछे हुए, है ना। तो भाई राज्यों में पेंटिंग, सबसे पहले महाराष्ट्र का वर्ली पेंटिंग काफी फेमस है। उत्तर प्रदेश का चिकनकारी, ये तो 2 करोड़ बार एग्जाम में आया है। चिकनकारी जो है हस्त से होती है ना। ये आपका लखनऊ वगैरह में काफी होता है चिकनकारी, है ना, ये कपड़े पे किया जाता है। इसके अलावा उड़ीसा का भित्ति चित्र या पट्टा चित्र, है ना, ये आपका उड़ीसा में होता है। राजस्थान का फर चित्रकला, बिहार का मिथिला पेंटिंग, झारखंड का सोहराई खोबर पेंटिंग, कर्नाटक का कसूती कढ़ाई, ये सब जो है हस्तकला का उदाहरण है जो उत्कृष्ट बनाता है भारत को। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे अलग अलग राज्यों के हिसाब से। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कुछ दिन पहले कि जो प्यूतरा ड्योरा रंगीन पत्थरों की सजाने की कला है ना, प्यूतरा ड्योरा बहुत सारे रंगीन पत्थरों की जो है एक नक्काशी की जाती है, इस प्रकार से सजा के रखे जाते हैं, है ना। तो ये वाला का जो है सबसे पहले किस मतलब भवन में या फिर किस मकबरा में प्रयोग किया गया था? तो ये किया गया था एतमादुल्ला के मकबरा में किया गया था सबसे पहले प्यूतरा ड्योरा, जो है आपका जरी का काम। इसके अलावा ग्लूकानन नामक हार्मोन शरीर के किस अंग से स्रावित होती है या स्रावित होती है? ग्लूकानन, देखिए ग्लूकानन जो है अग्नाशय से निकलती है। ये ग्लूकानन नाम से स्पष्ट है कि शरीर में जो है ग्लूकोज को बढ़ाता, ग्लूकोज की सांद्रण को जो है बढ़ा देता है ब्लड में, ठीक है। ग्लूकोज के सांद्रण को बढ़ा देता है ब्लड में, है ना, आपका कौन? ग्लूकानन। और भी काम है लेकिन मेन काम इसका यही है। इसके जस्ट अपोजिट काम करता है इंसुलिन। इंसुलिन अगर कम हो जाएगा तो चीनिया बीमारी हो जाता है, चीनी बढ़ जाता है, ठीक है। और अगर ये कम हो जाएगा तो शरीर में जो है शुगर लेवल कम हो जाएगा। तो भाई दोनों का बैलेंस रहना, जिंदगी में ही बैलेंस रहना भैया बहुत जरूरी है। कोई भी चीज कम ज्यादा सही नहीं होता है, बैलेंस समय हमेशा सही रहता है। तो भाई अग्नाशय से निकलती है। देखिए अग्नाशय में कई कोष्ठक होते हैं, जिसमें जो पहला कोष्ठक अल्फा कोष्ठक होते हैं, वहां से निकलता है आपका ग्लूकानन। बीटा कोष्ठक से निकलता है आपका जस्ट इसका अपोजिट इंसुलिन, ठीक है भैया। देखिए बहुत सारे बच्चे हार्मोन और एंजाइम इन दोनों को एक के समझ लेते हैं, कई बार बच्चे तो गलती कर देते हैं। अब देखिए इसका सबसे देहाती वाला परिभाषा जो होगा कि हार्मोन जो है, हार्मोन, इसका निर्माण प्रोटीन के अलावा एमिनो एसिड से हो सकती है। हालांकि आपने एक क्वेश्चन और भी देखा होगा कि एमिनो एसिड जो है वास्तव में क्या है, तो प्रोटीन ही है। लेकिन लैंग्वेज में इसको इस प्रकार से आप व्यक्त कर सकते हैं कि इसका निर्माण प्रोटीन और एमिनो एसिड से होती है, लेकिन एंजाइम की जो है आपका इसका निर्माण अधिकांश भाग प्रोटीन का ही बना होता है। तो इसको पहली लैंग्वेज में ऐसे आप अंदर कर सकते हैं। दूसरी अंतर जो है, ये शरीर में सिग्नल देने का कार्य करता है आपका हार्मोन, अर्थात संदेश वाहक का रोल
अदा करता है। हार्मोन शरीर में कई जगह से स्रावित होते हैं तथा कई जगहों पर कार्य करते हैं। जैसे आप यौवनावस्था में प्रवेश करते हैं तो क्या खाली हमारा हाथ ही यौवनावस्था में पहुंचता है कि पूरे बॉडी पहुंचता है? तो उसी प्रकार से जो हार्मोन का काम है ये शरीर के विभिन्न भागों में होती है, लेकिन जो एंजाइम होती है ये जहां से निकलेगी लगभग वहीं पे काम अपना जो है समापन कर देगी, है ना। जैसे एक आध उदाहरण देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं यौवनावस्था वाला उदाहरण दिया तो आप समझ ही गए होंगे कि ये जो है पूरे शरीर की ग्रोथ करता है, जो भी मतलब बदलाव आते हैं तो हार्मोन जो है पूरे शरीर पे इफेक्ट लगभग डालते हैं। और एंजाइम जो है जहां से आपका निकलता है वहीं पे जो है अभिक्रिया या फिर जो प्रोसेस होती है उसे फास्ट यानी उत्प्रेरक का रोल जो है उसे डिस्ट्रैक्ट करके जो है उसमें तेजी भरता है, जान भरता है और लगभग थोड़ा ही दूर पे समाप्त हो जाती है ना। देखिए एंजाइम अभिक्रिया की दर को तेजी कर देता है, अर्थात उत्प्रेरक की रोल अदा करता है। उत्प्रेरक क्या होता है? कैटेलिस्ट, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं, तो यहां मैं एंजाइम को उत्प्रेरक से जो है रिलेट कर रहा हूं। तथा इसका अधिकांश भाग प्रोटीन का बना होता है ना। एंजाइम जहां से निकलती है लगभग वहीं पे अपना कार्य स्टार्ट कर देती है और हार्मोन का दीर्घ मतलब आपको जो है मतलब देखने को मिलता है परिवर्तन पूरे शरीर में, ठीक है। अग्नाशय मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। अब ये मिश्रित शब्द कहां से आया भाई? ग्रंथि तो आपने ग्लैंड सुना होगा। अब देखिए मिश्रित शब्द जो है ना एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन से आया है, ठीक है। एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन से आया। अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि को जो मिल के दोनों का काम कर ले उसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, है ना। मिली जुली ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। तो अग्नाशय आपका मिली जुली ग्लैंड है जो आपके बीटा कोशिका वाले भाग से इंसुलिन का निर्माण होता है जो शर्करा को बैलेंस करते हुए बता दिया। अल्फा से आपका ग्लूकान निकलती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपका यकृत है या फिर सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्रंथि या फिर आपका सबसे बड़ी बहिःस्रावी ग्रंथि कहे, है ना, तो भी आपका जो है लीवर ही बताइएगा, ठीक है। लीवर ओवरऑल सबसे बड़ी ग्लैंड है, सबसे बड़ी बहिःस्रावी ग्रंथि भी है, तो दोनों लैंग्वेज में आंसर लीवर ही होगा, ठीक है। तथा सबसे छोटी ग्रंथि आपका कौन सा दादा? मास्टर ग्रंथि है जिसे हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। ये तीनों सेमी नाम है, मानव के मस्तिष्क में पाया जाता है। ये सबसे छोटी ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्लैंड आपका लीवर, सबसे बड़ी मिश्रित ग्लैंड अग्नाशय, ठीक है। और सबसे बता ही दिया सब, है ना। चलते हैं आगे, है ना। इसके अलावा जो आपका राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग क्या है भाई? तो एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है ना। इसकी मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली के अंदर स्थित है। प्रमुख कार्य क्या है? जीवन का अधिकार, जो आपका स्वतंत्रता का अधिकार है ना, समानता का अधिकार आदि की रक्षा करना, यानी जीवन से संबंधित जो हमें फैसिलिटी है उसकी जो है रक्षा करना आपका इस संस्था इस बॉडी का काम है। प्रत्येक वर्ष जो है आपका 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाए जाते हैं और इसी 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार का जो वितरण है इसकी भी घोषणा की जाती है, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में सदस्यों का कार्यकाल कितने होते हैं? 3 वर्ष या 70 वर्ष से पहले जो भी हो। पहले ये कार्यकाल जो है 5 ईयर का होता था और 70 वर्ष से पहले का तक होता था, लेकिन अब जो है 3 ही वर्ष का होगा। 2019 में एक नियम बना के जो है इस चीज को संशोधित किए गए कि 5 के जगह 3 ही वर्ष किया जाए, ठीक है। तो अब 3 वर्ष के ही कार्यकाल होते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य और अध्यक्षों का, ठीक है। आयोग में अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, है ना। जो वर्तमान में इस संस्था का अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा जी हैं, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अब सवाल आता है, यहां से काफी क्वेश्चन आते हैं कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में अध्यक्ष पद पर कौन नियुक्त हो सकता है? तो भारत के कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को चुना जाता है ना। कोई भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश लिखिएगा यहाँ पे, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश को जो है आपका राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में अध्यक्ष के तौर पे डिप्यूट किया जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडिया एट रिस्क नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जसवंत सिन्हा जी लिखे हैं। आज हमने लीडर का पुस्तक रखा है तो हमने जो पॉपुलर लीडर के पुस्तक है उनके बारे में देखेंगे। जसवंत सिंह की अन्य पुस्तक की बात करेंगे तो डिफेंडिंग इंडिया, डिस्ट्रिक्ट डायरी, ये सब जसवंत सिंह की प्रमुख पुस्तकों में से है। श्रीमती ईरानी, इनकी पुस्तक है लाल सलाम, ये न्यू सीरीज की पुस्तक है। भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, विश्व इतिहास की झलक, इंडिया एंड द वर्ल्ड, द यूनिटी ऑफ इंडिया, ये सभी के सभी जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक है। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, हिंद स्वराज, ये सब किनके हैं? तो गांधी जी की पुस्तक है। एडोब ऑफ लव, आप समझ गए होंगे, एग्जाम वॉरियर्स काफी पॉपुलर हुआ था। एडोब ऑफ लव, एग्जाम वॉरियर्स, ज्योतिपुंज, ये सब नरेंद्र मोदी साहब की पुस्तक है। इनके अलावा मेरी 91 कविताएं, ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब की पुस्तक है। वेटिंग फॉर वीजा, भीमराव अंबेडकर साहब की पुस्तक है, ठीक है। तो ये
सब ध्यान रखेंगे। थोड़ा अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 2023 ये किस अवधि के लिए लॉन्च किया गया? जैसे अभी अभी लॉन्च किया गया, जैसे कि आप जानते हैं कि विश्वकर्मा पूजा का भी डेट फिक्स होता है, तो ये किस अवधि के लिए लॉन्च किया गया है? तो ये 2023-24 से लेकर के, यानी ये वित्तीय वर्ष को इंगित कर रहा है जो अभी चल रहा है, ये 2027-28 तक चलेंगे आपके प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। देखिए मोदी जी का जो जन्मदिन है ना, विश्वकर्मा पूजा के दिन ही होते हैं, तो मोदी जी जो अपने 73वें जो बर्थडे है सेलिब्रेट किए हैं, तो इसी बर्थडे के अवसर पे गिफ्ट दिया है विश्वकर्मा समाज के लिए, जो कारीगर समाज है उनके लिए, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के रूप में। इस योजना में जो है 2 लाख तक की ऋण जो है कम ब्याज पे, यानी 5% से भी कम ब्याज पे जो है आपको जो है मतलब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो है कौशल प्रशिक्षण के दौरान भी आपको जो है स्टेपन के तौर पे 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दी जाएंगे। इसके अलावा औजार खरीदने के लिए भी 15,000 रुपए की जो है एक राशि दी जाएगी लाभ के लिए, मतलब मदद के लिए। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है विश्वकर्मा योजना के बारे में। टेबल टेनिस के विंबलडन 2023 में महिला एकल के विजेता कौन है ना? देखिए विंबलडन ये जो चारों प्रतियोगिता है ना, लगभग हाँ चारों समाप्त हो गए, तो आपको चारों जरूर ध्यान रखना है एग्जाम में जाने से पहले। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं और आजकल इतिहास गवाह है, जो महिला एकल है पुरुष एकल है, यहीं से दोनों ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। बिरले ही कभी कभी मिश्रित एकल से आते हैं, मतलब मिश्रित मतलब जो जोड़ी होती है वहां से पूछे जाते हैं, लेकिन महिला एकल और पुरुष मतलब महिला सिंगल और आपका मेल सिंगल से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपका जो विंबलडन 2023 है, इनके विजेता महिला में कौन है? मार्करेटा बोंड्रोसोवा, ये पहले ग्रैंड स्लैम जीती है, इनके लिए क्या खुशी की दिन होगी आप समझ सकते हैं। विंबलडन 2023 महिला एकल के उपविजेता कौन है? ऑन्स जुबेर, है ना। विंबलडन 2023 में पुरुष एकल के विजेता कौन है? कॉर्लेस अल्कारेज, और उपविजेता कौन है? नोवाक जोकोविच। अब देखिए ये जो नोवाक जोकोविच विंबलडन में उपविजेता रहे हैं, बाद बाकी तीनों प्रतियोगिता जो हो जाएंगे, अमेरिका ओपन, फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन, तो इन तीनों में विजेता रहे हैं पुरुष एकल में। तो पुरुष एकल में तीनों विजेता याद रखने की जरूरत ही नहीं है, नोवाक जोकोविच है भाई, है ना, विंबलडन को छोड़ के। ठीक है, विंबलडन साल में तीसरी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है जो घास के मैदान पे खेली जाती है। मैंने स्टैटिक फॉर्म में बता चुका हूं कि कौन कौन से मैदान पे कौन कौन से टूर्नामेंट खेले जाते हैं। अमेरिका ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन हार्ड कोर्ट में, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट में, और आपका जो विंबलडन है वो घास के मैदान में खेले जाते हैं। वर्ष के शुरू में सबसे पहले आपका जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, फिर आपका जो है फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन और लास्ट में आपका अमेरिकी ओपन होती है। ये क्रम है। विंबलडन बता दिए। अमेरिका ओपन 2023 के विजेता नोवाक जोकोविच है, महिला एकल में विजेता कोको गॉफ है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में पुरुष एकल में विजेता नोवाक जोकोविच, और फ्रेंच ओपन 2023 पुरुष एकल के विजेता नोवाक जोकोविच। मैंने ये बताया ना, विंबलडन के जो उप विजेता रहे मेल में, वही तीनों के विजेता है, यानी नोवाक जोकोविच। तो इन्हें ध्यान रखना, काफी इजी हो जाएगा। और फ्रेंच ओपन के महिला एकल के विजेता ध्यान रखेंगे, एका स्वीटेक कई बार पूछ चुके हैं और भी पूछ सकते हैं। खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या रखा गया है? तो अब इसका नया नाम जो है अस्मिता महिला लीग रहेगा। अस्मिता का अपना फुल फॉर्म है, जैसे नीति आयोग का फुल फॉर्म कई साल तक एग्जाम में जो है आप में बने रहे थे, उसी प्रकार से ये भी बने रहेंगे। क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है कि इंडिया में महिला को काफी वैल्यू दिया जाता है और दिया भी जाना चाहिए। ठीक है, तो महिला से संबंधित जो भी चीज होगा उन पे विशेष पकड़ रखिएगा ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है, अस्मिता लीग जो है ये महिला से संबंधित है, तो अस्मिता का अपना एक अलग फुल फॉर्म है, इसको जरूर ध्यान रखेंगे। अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन। ठीक है, तो ये अस्मिता का फुल फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर है ना। तो खेल मंत्री कौन होगा? अनुराग सिंह ठाकुर। खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 2018 में। कहां से? दिल्ली से। खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत कब हुई? 2018 में, दिल्ली से। खेलो इंडिया स्कूल गेम के नाम से बाद में इसका नाम चेंज करके यूथ गेम किया गया था, है ना। इसके अलावा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 उड़ीसा से स्टार्ट हुआ था। जूनियर खेलो इंडिया जूनियर हॉकी महिला लीग की तीसरी संस्करण दिल्ली में कराए गए हैं। तो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन रहेंगे कि खेलो इंडिया जूनियर हॉकी महिला लीग का तीसरा संस्करण कहां कराया गया है ना। तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली में कराया गया है। भारत में खाद्य अनाज के बफर स्टॉक का रखरखाव कौन करता है? ये क्वेश्चन काफी देखने से ही पता चल गया होगा कि कौन करता है। तो ये आपका एफसीआई करवाता है। ठीक है, बफर स्टॉक का देख रेखाव रखरखाव, है ना। इसके अलावा एफसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1965 में। एफसीआई किसके अंतर्गत आते हैं? खाद्य मामले एवं वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं, है ना। और इसकी स्थापना 1965 में। और इसकी एग्जाम कौन करवाते हैं इसमें कर्मचारियों को डिप्यूट के लिए? तो एसएससी, जिसकी आप तैयारी करते हैं। ठीक है, सीएससीपी एक संस्था है, ये जो है आपका मूल्य डिसाइड करते हैं, जैसे खरीफ का धान का भाई इस साल कैसा कुंटल जाएगा, है ना। तो ये सब कौन डिसाइड करते हैं? सीएससीपी। ठीक है, तो इसका भी फुल फॉर्म 2 करोड़ बार एग्जाम में आ चुका है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर कोस्ट एंड प्राइसेस, है ना, इसकी स्थापना भी 1965 में किया गया था। यह कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधार पर संपूर्ण देश में खाद्यान्नों का वितरण एफसीआई के माध्यम से होती है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ में भी खाद्य वाला जो एक संस्था है उसका एफएओ है ना, कृषि खाद्य एवं कृषि संगठन, इसका मुख्यालय पूछा जाता है तो ये रोम में है। ठीक है, तो ये सब बात ध्यान रखेंगे खाद्य वाले स्लाइड से। इसके अलावा बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट 2022 से किस सम्मानित किया गया, तो प्रीतम सिवाच को सम्मानित किया गया है बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट 2022 से। ठीक है, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सन वीमेन में तो ये पूछा जा चुका है 2022 मीराबाई चानू, और बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 पैरा, है ना, तो ये भाविना पटेल को जो है उमेन कर लीजिएगा, उमेन नहीं लिखा है कि उमेन यहाँ भी लिख लीजिएगा, पर्सन है तो चलो पर्सन में आ जाएंगे। तो ये आपका बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 पैरा में भाविना पटेल को जो है दिया गया था। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे, एगो मीराबाई चानू पूछा जा चुका है, प्रीतम सिवाच और भाविना पटेल जो है सुरक्षित है आपके एग्जाम में आने के लिए। कान के 3 प्रमुख हड्डी कौन कौन से होते हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपीज होती हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। स्टेपीज जो है मानव शरीर में हड्डियों में सबसे छोटी हड्डी होती है, ये बात ध्यान रखना है। मानव शरीर में 206 हड्डी होती है, 639, कहीं कहीं आप 640 भी देखेंगे, गारंटी है 639 और 640 में से दोनों में से कोई एक के ऑप्शन है। अगर दोनों ऑप्शन है तो 639 आंसर करिएगा। 639 मांसपेशियां, इसके अलावा 24 पसली यानी 12 जोड़ी पसली है, और 46 क्रोमोसोम यानी 23 जोड़ी क्रोमोसोम होती है। तो मानव शरीर की ये डाटा है, थोड़ी बहुत आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, फीमर या उरू, ये कहां पे होती है, जांग में होती है। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी। विटामिन डी की कमी से हड्डी की कौन सी बीमारी होती है, ऑस्टियो से नाम है, आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, पता तो चले यहां तक कौन कौन से बच्चे देखते हैं। इसके अलावा हड्डी कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है, ये आप सभी जानते हैं। वायु में प्रदूषण गुणवत्ता सूचकांक मापन हेतु वायु प्रदूषण के कितने घटक शामिल है। इंडिया में अगर आप एयर इंडेक्स को मापन करते हैं, है ना, तो आपके लिए कितने जो है घटक हैं, कौन कौन से चीज मापते हैं आप वायु में एयर क्वालिटी को डिसाइड करने के लिए, तो इस प्रकार के 8 हैं, 8 घटक है। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन की ज्यादा आजकल सिलसिला चल रहे हैं भैया, कितने कोर सेक्टर हैं, कितने ये हैं, है ना, जो आपका मनी वाला मतलब मुद्रा प्रचलन के सिद्धांत में कितने प्रकार के मनी कोड यूज किए जाते हैं, तो ये सब क्वेश्चन काफी आते हैं आपके एग्जाम में, है ना। तो 8 होते हैं भाई, इसमें कौन कौन से, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, ईटीसी, इस प्रकार से 8 आएंगे, जिससे हमें एयर क्वालिटी का जो है बोध होता है। ठीक है। ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से है, ये भी छोटे मोटे एग्जाम में आ जाते हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा पीएच वैल्यू का कम हो जाना वर्षा के जल में, तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। हाइबर विधि से अमोनिया के उत्पादन में किसका जो है प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन मैं बहुत दिन से सोच रहा था बताऊं, लेकिन आज मैं इसी स्लाइड में रख लिया हूं, हालांकि इसका कोई सीधा संबंध यहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी अमोनिया के नाम से है, तो अमोनिया आया था इसलिए रख लिया है। हाइबर विधि से अमोनिया के निर्माण में लोहे का चिन्ह जो है कैटलिस्ट के रूप में, यानी आपका उत्प्रेरक का कार्य करता है। उत्प्रेरक मतलब अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है ना। उत्प्रेरक का कई सारे उदाहरण है, अपने घर में भी होते हैं दही जमाने के कम समय में। इसके अलावा समुद्री जंतु किस संघ से समुद्री जंतु के किस संघ से संबंधित प्राणी के संपूर्ण शरीर में सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिसे रंध्र भी कहते हैं। देखिए रंध्र का इस्तेमाल और पत्तों के लिए भी किया जाता है। जो पत्ता होता है ना, पत्ता का छाप ऐसे होगा ना, पत्ता जो होता है पत्ता, तो इसमें भी रंध्र का इस्तेमाल किया जाता है। रंध्र या स्टोमेटा भी कहते हैं अंग्रेजी में से, तो पत्ता के लिए रंध्र मतलब वो सांस लेने की जगह है। और एक ऐसे जीव होते हैं जिसके पूरे शरीर पे रंध्र होती है, सूक्ष्म छिद्र होती है, इसे पोरीफेरा कहते हैं। ये नमकीन जो एरिया होते हैं, नमकीन जल होते हैं, उसमें रहते हैं। तो समुद्र सबसे बड़े नमकीन जल की एरिया है भाई, है ना, तो उसी में रहते हैं। ठीक है। अब पोरीफोरा समूह में कौन कौन से आएंगे, स्पंज। ये कैसे प्राणी होते हैं, अकशेरुकी। देखिए प्राणियों को भी हम 2 भागों में बांटते हैं, कशेरुकी, जैसे हम लोग कशेरुकी प्राणी हम, क्योंकि हमारे में रीढ़ की हड्डी होती है। एक अकशेरुकी प्राणी होते हैं जिसमें पोरीफेरा संघ के प्राणी आएंगे, जैसे स्पंज वगैरह आएंगे, स्पेंजिला, हेलोनिया वगैरह आ जाएंगे। ये क्या होते हैं, पोरीफेरा से होते हैं। इसके शरीर पे क्या होता है, छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिसे रंध्र कहा जाता है। वे जीव जो किसी ठोस आवरण से ढके हुए होते हैं, कवच के रूप में ढक लेते हैं अपने आप को, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसके कहते हैं मोलस्का। मोलस्का कहते हैं, जैसे घेंगा, सीपी, कौड़ी, ये सब क्या है, मोलस्का। थैलोफाइटा, थैलोफाइटा कैसा समूह है भाई, तो सबसे पहले सजीव जगत की सबसे बड़ी समूह है थैलोफाइटा, है ना। थैलोफाइटा, इसमें क्या क्या आते हैं, तो इसमें आपका शैवाल, जीवाणु, कवक, ये सब आ जाते हैं। थैलोफाइटा समूह के जो मतलब जीव होते हैं, उसके जैसे जो पौधे होते हैं मान लीजिए, तो उसमें तना पत्ता अलग नहीं होते, यानी इसका शरीर जो है विभाजित नहीं होते। जैसे शैवाल को आपने विभाजित नहीं देखा होगा, सब में एक ही चीज होता है, मतलब सब एक
पैकेज अगर आता है, ठीक है, तो ये आपका थैलोफाइटा का विशेषता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार लोकरंग प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाई जाती है? देखिए कुछ ऐसे त्योहार होते हैं जिसके डेट फिक्स होते हैं, तो लोकरंग का डेट फिक्स है 26 जनवरी को, ठीक है। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश के अन्य त्योहार में मालवा महोत्सव आ जाता है, खजुराहो महोत्सव, मांडू महोत्सव, भगोरिया पर्व, ये सब मध्य प्रदेश में मनाए जाते हैं। खजुराहो नहीं लिखा, क्या लिखा? खजुराहो भी है, ये सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा प्रतिवर्ष मकर संक्रांति 14 या 15 जनवरी को, इसका भी डेट फिक्स है। हालांकि इंडिया के अलग अलग स्टेट में इसका अलग अलग नाम हो जाता है, लेकिन डेट फिक्स है। मकर बिलक्कू, पोंगल, लोहड़ी, उत्तरायण, बिहू। मकर बिलक्कू केरला में, पोंगल तमिलनाडु में, लोहड़ी पंजाब हरियाणा, उत्तरायण आपका गुजरात में, बिहू असम में। बिहू 3 बार होता है, नया साल में भी होता है, मकर संक्रांति में भी होता है। हैलोवीन त्योहार, इसका भी डेट फिक्स है, ये विदेशी त्योहार है, 31 अक्टूबर को होता है। क्रिसमस डे डेट फिक्स है, 25 दिसंबर को होता है। हॉर्नबिल त्योहार डेट फिक्स है, 1 से 10 दिसंबर तक होता है। तो ये फिक्स डेट वाले त्योहार हैं, इन्हें जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा हॉर्नबिल को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। किस गुप्त शासक ने आदिराज की उपाधि धारण की थी? तो ये श्री गुप्ता है, जिन्होंने आदिराज की उपाधि धारण की थी। गुप्त वंश के कुछ शासक जिनके उपाधि देख लेते हैं, तो गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त हैं, जिन्होंने आदिराज और महाराज की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज की उपाधि दिया गया था। स्कंदगुप्त को शकोपरम की उपाधि दिया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है, इन्हीं के काल में फहियान आए थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन और परिक्रमांक कहा जाता है। पराक्रमांक लिखिएगा, परी नहीं, पराक्रमांक, ठीक है। पराक्रमांक कहा जाता था आपका समुद्रगुप्त को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं शुद्ध कर दूंगा, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा गुप्त काल में जो दान विभाग होता था, उनके जो प्रमुख अधिकारी होते थे उनको अग्रहारिक कहा जाता था। इसके अलावा सचिवालय का जो प्रधान होता था उनको सर्वाध्यक्ष कहा जाता था। बाद बाकी इनके नाम ऐसे होते हैं, जिस विभाग से जुड़े होते हैं वही नाम होते हैं, तो आप पकड़ लीजिएगा। इन दोनों में नहीं पकड़ सकते हैं। गुप्त काल में दान विभाग, अग्रहारिक, है ना। अब ये कैसा आप रिलेट कर पाएंगे? संस्कृत की थोड़ी समझ है तो समझ भी लेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए बताना उचित समझा, बता दिया। इसके अलावा जोहान केपलर ने ग्रह के कितने नियम दिए थे? जोहानसन केपलर ने ग्रह के कितने नियम दिए? देखिए ग्रह के भी 3 नियम दिए गए हैं और गति के भी 3 नियम दिए गए। तो यहां से सिर्फ आंकड़े ही पूछे जाते हैं, आज तक जो ग्रह के नियम है वो नहीं पूछे गए, है ना। तो मैं सिर्फ यहां से आंकड़ा बताता हूं। इसके अलावा जो आपका न्यूटन के 3 नियम है, यहां से कुछ प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। भाई न्यूटन के 3 नियम से जो क्वेश्चन कौन कौन से आपके एग्जाम में आते हैं, तो सबसे पहले आते हैं कि न्यूटन के फर्स्ट नियम से हमें क्या देखने को मिलता है, सेकेंड नियम से क्या मिलता है ना। तो बल को रिलेट करता है ना। पहला को हम जड़ता का नियम भी कहते हैं या फिर जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़ता का नियम कह देते हैं पहला को। दूसरे से हम बल का व्यंजक प्राप्त कर लेते हैं, रिलेशन प्राप्त कर लेते हैं बल का। तीसरे को हम रॉकेट के संचालन में इस्तेमाल करते हैं, ये भी क्वेश्चन कई दफा रेलवे ने पूछा। रॉकेट के संचालन में थर्ड लॉ न्यूटन का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा थर्ड लॉ से कई बार लॉ लिख के ही आपसे पूछता है कि कौन सा लॉ है, क्योंकि छोटा है। प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये आपका थर्ड लॉ है, ठीक है। आपने चप्पल बूट पहन के मारो जमीन पे, जितना जोर से मारोगे उतना ही ज्यादा चोट लगेगा। इसके अलावा एक आपसे शीतलन का नियम पूछता है, कौन दिया था? जो नियम से थोड़ा बहुत क्वेश्चन आता है, तो ये भी न्यूटन ने दिया था। एक आपसे पूछता है गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का मान भी पूछता है और नियम भी पूछता है, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है न्यूटन ने दिया था। इसके अलावा आपसे एक पूछता है जो डोवेनियर ने दिया था, है ना, ये नियम पूछता है। इसके अलावा आपने एक अष्टक का नियम जो दिया था, अष्टक का नियम, है ना, न्यूलैंडस ने, तो ये भी पूछता है। तो ये यहाँ पर लिखा है भाई, अष्टक का नियम न्यूलैंडस ने दिया था और ये कैल्शियम तक लागू होता है, एक बार ये पूछा गया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बिग बैंग थ्योरी जो ब्रह्मांड में सबसे सामान्य थ्योरी है, तो जॉर्ज लमेतर के द्वारा दिया गया था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तैरने का नियम, लॉ ऑफ फ्लोटिंग, ये आपका आर्किमिडीज ने दिया था। तो दोस्तों ये थे आज के 6ठा क्लास, है ना। चाहूंगा कि अब नियमित बने रहूं, तो आप लोग भी बने रहिएगा, है ना। और देखिए बहुत सारे एग्जाम की जो एनालिसिस है, इस पे कई सारे ट्रेंड चल रहे हैं एनालिसिस। मेरे ख्याल में भी जो है एनालिसिस के जगह पे हम जो है आपको जो एनालिसिस में जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, उसी क्वेश्चन से मिलता जुलता, अगर उससे पहले ही मैंने आपको करा दिया और एग्जाम में वो क्वेश्चन दिख गया, तो मैं भी सेफ कि एनालिसिस नहीं कराया, है ना। और आपको भी ज्यादा से ज्यादा फायदा, तो और ज्यादा भागा दौड़ी भी नहीं, है ना। तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। मैं तो यही सोचा हूं और मैं आपको पहले ही बताता आया हूं दोस्तों कि एनालिसिस तो एक बहाना है, मैं तो आपको पढ़ाने आया हूं और जहां तक आज तक जो भी प्लान किया हूं पढ़ाने के लिए, वहां
वहाँ से आपको फ़ायदा ही दिखा है एग्जाम में। और आने वाले दिन में, है ना, सब कुछ प्रभु ने सही रखा तो अच्छा ही करने को सोचूंगा और सोच ही रहा हूँ, है ना। तो आप लोग जुड़े रहिएगा, है ना, और जो भी क्लासेस आते हैं उसे अंत तक देखा कीजिए, कहीं ना कहीं जो है आपको फ़ायदा ही देगा, और उतना फ़ायदा देगा जितना, है ना, आपने कहीं और अगर आपने हमसे दुगुना तिगुना 5 गुना टाइम खर्च करेंगे तो शायद इतने कंटेंट आपको एक समेटे हुए वे में नहीं मतलब मिलेगा। अब मिलते भी होंगे, लेकिन मुझे जैसा लगता है कि मैं अपना जहाँ तक कर सकता हूँ करने की प्रयास करता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये PDF के रिलेशन में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप पे क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा।